बचे हैं गिब्स एनर्जी, स्लॉट मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एंट्रोपी। तीनों को कॉन्सेप्ट एक साथ 5 मिनट में सिखा दूंगा, सॉरी 6 मिनट नहीं 7 मिनट। 7 मिनट में तीनों के एक साथ कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, फिर उसके बाद बचे हुआ जो टाइम 7 मिनट के बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर कौन सा हो जाएगा जी, 11, 12, 13, 14, लेक्चर नंबर 14 है ना। लेक्चर नंबर 14 में अब अपन सीखेंगे यहाँ पे स्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जो मैं सिखा दूंगा इन सब का पीडीएफ में बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है। अभी आप लोग सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए दिमाग लगाओ कि आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होने चाहिए, समझ गए। तो आइए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये बोला गया है, मैं अपने तरीके से सिखा रहा हूं जैसे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, जो मैं बोलूंगा और जो गूगल में डेफिनेशन लिखी होगी, जो बुक में डेफिनेशन लिखी होगी, लैंग्वेज अलग होगी लेकिन फाइनल जो मतलब है सेम निकलेगा। मैं उस तरीके से बोलूंगा कि आपके दिमाग में चीजें घुस जाएं, क्लियर। तो एकदम पूरी इफिशियंसी से समझना है क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, जैसे कोई सिस्टम है बेटा, जैसे कोई सिस्टम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में यह बोला गया था कि इस सिस्टम में जो एनर्जी है उसको हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, इस सिस्टम से किसी और सिस्टम में भेज सकते हैं, ना ही हम बना सकते। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, इस सिस्टम के अंदर जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो आइडियल गैस हो, चाहे वो नॉर्मल गैस हो या कोई भी हो, नॉर्मली केमिस्ट्री में हम ज्यादातर गैस की स्टडी करते हैं, इसीलिए बार बार हम डेल्टा एनजी बोलते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो भी सब्सटेंस है, यदि इस सब्सटेंस को आप टेम्परेचर दोगे तो इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, एस से, समझ गए। जो मैं बोल रहा हूं लॉजिक सुनो, जब आप किसी सिस्टम को टेम्परेचर दोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर निकालोगे तो एंट्रोपी कम होगी। हेलो, जो मैंने बोल दिया ना आसानी से, इतना आसान नहीं है, क्वेश्चन आपके भयंकर लेवल के सही हो जाएंगे यहां से। मैंने क्या बोला, जब किसी सिस्टम को हम टेम्परेचर देंगे तो उसकी एंट्रोपी, अब पहले एंट्रोपी तो पता चले तभी तो बढ़ाएंगे, है ना। तो आओ पहले एक बात और, ये कोई सिस्टम है, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं या टेम्परेचर देते हैं, तो हमारा सिस्टम कोई वर्क डन करता है जो कि ये वाला जो काम होता है वो यूजफुल वर्क डन हो। जब भी हम किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे, हीट देंगे या टेम्परेचर देंगे, तो हमारा सिस्टम कोई काम करता है, कोई वर्क डन करता है, और ये यूजफुल वर्क डन होता है जी, गिव्स एनर्जी। जब भी आप बुक वाली लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो फाइनल मतलब होता है ना वो यही होता है। जब हम लोग 10-12 डेफिनेशन 4-5 टीचर्स को जब सुन लेते हैं ना, तब हम फाइनली लॉजिक ये लगाते हैं यार कि पांचों का बोलने का मतलब तो यही था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से बनते हैं। मैं गारंटी देता हूं, आज आप थ्योरी पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं बोलूंगा उसके बाहर का आएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ क्या दिया, इनका एकदम नचू सा इंट्रो दिया, अब इनकी और चीजें सुनो। क्या है चीजें बेटा, जैसे अब सुनो, कहीं ना कहीं जो हमारी गिब्स एनर्जी है वो एंट्रोपी से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों की बातें हो रही हैं सिस्टम पे। और यदि सिस्टम पे गिब्स एनर्जी एंट्रोपी पे डिपेंड है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड है और हीट पे भी डिपेंड है। हम इन दोनों को एक साथ बोलेंगे हीट। क्यों एक साथ बोलेंगे हीट, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे तो एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे तो इंटरनल एनर्जी, ये दोनों हो गई हीट। इसका मतलब पता क्या समझ में आ रहा है मेरे को, हीट का, टेम्परेचर का, गिब्स एनर्जी का और एंट्रोपी का, इन सब का कोई ना कोई तो रिलेशन पक्का होगा।
तो क्या है इन सब का रिलेशन? तो इन सब का रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको अपने दिल और दिमाग में इस लेवल पे बसा लो जिस लेवल पे तुम खुद नहीं बसे हो। क्या क्या बसाना है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब समझना, भयंकर मजा आएगा। देखना अभी ना जितना तुम लोगों के पास दिमाग है ना पूरा लगा दो, क्योंकि आप ना 5 घंटे की चीज अभी 5 मिनट में सीखने वाले हो, तो थोड़ा सा लगाना तो पड़ेगा। आओ एकदम आराम से सुनना, एकदम बहुत प्यार से सुनना। जब मैं इस सिस्टम को, अब एक और सिस्टम बना लो, ये सब तुम लोग जो मैं बना रहा हूं ना पूरा कॉपी में बनाना है तुम लोगों को, ठीक है? अब चलो, पहली बात एंट्रोपी पता चल गई। एंट्रोपी को एक बार एग्जांपल से लेके समझ लो तो और अच्छा ये बाद में फार्मूला समझ में आ जाएगा। तो एंट्रोपी क्या है समझो। ये फार्मूला याद है ना? ये फार्मूला याद है? चलो पहले हम समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए एंट्रोपी। अभी मैं सबको डिटेल से देखूंगा। रिप्रेजेंटेड बाय एस या डेल्टा एस। समझ गए? मैं क्या करता हूं एंट्रोपी को समझने के लिए, अपन ये 2 गिलास ले लिए। क्या ले लिए? 2 गिलास ले लिए। एक गिलास में हमने डाल दिया आइस क्यूब। कोई और नहीं सोचेगा कुछ भी। हमने यहां पे ले लिया आइस वाटर, क्लियर? हमने यहां भर लिया पानी, यहां पे हमने भर लिया वाटर, ठीक है? यहां पे नॉर्मल वाटर है, लिक्विड, और यहां पे है आइस। अब आपको बताना है इन दोनों में एंट्रोपी किसकी ज्यादा है। तो पहले एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होती है? तो एंट्रोपी की डेफिनेशन होती है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल या स्पॉन्टेनियस सडनली मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल। मतलब इन पार्टिकल्स का मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होगा, जहां जगह मिलेगी वहीं घूमेंगे। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल हमारी क्या होती है? एंट्रोपी। मैंने पढ़ा था, नहीं बताऊंगा, पहले बताओ इन दोनों में एंट्रोपी किसकी ज्यादा है? तुम ही बताओ, चलो किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? किसके पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे? कर दिया ना गलती। किसके करेंगे? हाइड्रोजन। अच्छा ये बताओ, जब हम आइस को वाटर में डालते हैं तो आइस तैरती क्यों रहती है? देखो कभी, वो तो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। किसकी? सॉलिड हो तो तैरता रहेगा। मिट्टी नहीं रुक जाओ, तुम मत बोलो। हाँ वो क्या बोल रहे उसको खुद ही नहीं पता है। तुम बोलो किसकी एंट्रोपी ज्यादा? क्यों? पक्का? और कोई? तो पार्टिकल क्यों मूव करेंगे ज्यादा? मैंने बोला था कि कोई एक सिस्टम है, आप इस सिस्टम में जितना टेम्परेचर दोगे एंट्रोपी उतनी। तो ये आइस क्यूब है, मतलब ये पक्का है कि इसका टेम्परेचर तो इससे कम है। आइस का टेम्परेचर वाटर से कम है। तो यदि हम बात करें एंट्रोपी आइस और एंट्रोपी वाटर, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी एंट्रोपी। हेलो, अभी तो बस इंट्रो है, अभी तो क्वेश्चंस आएंगे, समझ गए ना? तो वाटर की एंट्रोपी ज्यादा होगी ना जी? तुम भी यही बोली थी क्या? ये बोली थी? तो मैं क्या बोला था? बोला था गलत। समझ गए ना जी? मतलब जिसका एंट्रोपी क्या है? सडनली, मतलब सडनली या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। नॉर्मल कंडीशन मैंने एंट्रोपी की पहले ही बता दिया था। एक चीज, आप कहीं घूमने गए गर्मी में, एक चेयर रखी हुई है धूप में, एक ठंडे में। ठंडे वाली भी थोड़ी गर्म होगी, धूप वाली
एकदम से चलिए, अब जो मैंने बोला था कि इसको एकदम दिल में बसा लो, किसको, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होता है, वैसे एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई ये सिस्टम है, क्या है, कोई ये सिस्टम है, आपने इस सिस्टम को क्या दिया, हीट। इस सिस्टम को क्या दिए, हीट। जब इस सिस्टम को हीट दोगे ना आप, तो यहां पे सिस्टम कुछ ना कुछ गर्म होगा, मतलब टेम्परेचर इसका कुछ ना कुछ लॉस होगा, प्लस इसके पार्टिकल इधर उधर मूव करेंगे। पार्टिकल जो है ना, जैसे आप किसी भी सिस्टम को हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो पार्टिकल मूव करेंगे ना जी इधर उधर, तो ये हो जाएगी एंट्रोपी। बाकी जो चीजें बचेंगी, मतलब कि इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी के अलावा जो भी बचेगा इसके पास, वो होगी गिब्स एनर्जी। पूछो क्यों, इसलिए अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो पार्टिकल है ना जी, ये जो पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराएगा ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होगा। जब भी दो पार्टिकल टकराते हैं तो क्या निकलेगा, टेम्परेचर। आप एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फेंकते हो तो गर्म होता है कि नहीं, चाहे भले कभी ना फेंके हो, आग जलती है, समझ गए ना। तो जब ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराएगा तो क्या आएगा, टेम्परेचर। और जब ये पार्टिकल इधर मूव करेगा तभी तो टकराएगा, अब मूव करेगा तो एंट्रोपी। तो इस पार्टिकल का यहां मूव करने में जो टेम्परेचर आया, जो एंट्रोपी आया, यदि इन दोनों को आप माइनस कर दो इसके जहां पे जो वर्क डन मिला है, तो ये हो जाएगी गिब्स एनर्जी। मतलब कि जितना आपने हीट दिया, इस हीट में आप टेम्परेचर और एंट्रोपी को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा, गिब्स एनर्जी। नहीं आया, एंट्रोपी भी आ गया। देखो गिब्स एनर्जी क्या होती है, फिर से सुनो। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उस खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन उस एनर्जी को हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहला तरीका होता है कि हम रोड में जा रहे होते हैं, रोड में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी होती है, घर से स्कूल तक यदि पैदल जाते हैं तो बोतल कहीं भी जाए हम लात मारते हुए स्कूल तक ले ही जाते हैं। कभी कभी रोड के साइड में चली जाती, पत्थर में दब जाती है, तो हाथ से निकाल के रोड में रखते फिर मार होता है ना ये चीज। तो ये वाली, ये क्या है, वो यूजफुल वर्क नहीं है। लेकिन कोई कोई क्या करता है, जब स्कूल मतलब घर से स्कूल जाता है ना, तो एग्जाम टाइप पे हम बुक में या कुछ ना कुछ याद करते हुए जाते हैं, तो वो यूजफुल वर्क है। तो जो वाला वर्क यूजफुल है, जो आपके लिए प्रॉफिट वाला वर्क है, वो वर्क होता है गिब्स एनर्जी। क्योंकि आप बोतल में पैर मारोगे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी ना जी। अरे पहले हवा से थोड़ी थोड़ी हिल रहा था, पैर मारे तो एंट्रोपी बढ़ी कि नहीं, एंट्रोपी बढ़ी तो टेम्परेचर भी तो बढ़ गया जी, मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी दोनों बढ़ेगा। तो आपके क्वेश्चन का इतने में काम हो जाएगा जितना मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और लास्ट, इसके बाद बस फॉर्मेलिटी बचेगी। ये एक बीकर है, इसमें कोई सी गैस भरी हुई है, हम यहाँ से इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। जैसे इस बीकर में जो गैस है, जैसे इस बीकर को हम टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने की वजह से, जैसे इस बर्नर से हम टेम्परेचर देते हैं, तो हमारे बीकर का टेम्परेचर जो होता है कम होता है। ऐसा क्यों? देखो अभी मैंने गिब्स एनर्जी वो एंट्रोपी बताया ना, अब दिमाग लगा सकते हो भाई। बोलो, तुम बताओ। एक काम करते हो, बढ़िया बढ़िया चीज बताता हूँ ना, मैं ही बता देता हूँ, है ना। आओ सुनो, जैसे मान लो इस बीकर में जो गैस है, कोई तो सुन लो, इस बीकर में गैस है। जैसे आपने मान लो इस बीकर को टेम्परेचर दिया, मान लो आपने इस बीकर को टेम्परेचर दिया 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री, 40 ले लो, 50 ले लो, जो आपका मन करे। कितना लोगे, चलो 200 चलो
इसको आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। जब आप इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं टेम्परेचर गेन करके फैल जाएंगे। हेलो, मतलब जब ये पास पास थे तो इनमें कोलिजन ज्यादा हो रही थी, दूर दूर चले गए तो कोलिजन कम हो जाएगी। तो जब ये दूर दूर पार्टिकल चले जाएंगे तो इनमें कोलिजन कम होगा। कोलिजन कम होने क्या बोल दिया? हाँ ना, तो देखो इनमें क्या होगा जी, इनमें कोलिजन कम होगा, इनमें कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा मतलब इसमें एंट्रोपी कम होगी, एंट्रोपी कम होगी मतलब इनका टेम्परेचर कम होगा। अब मान लो आपने 200 डिग्री से जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, इस बीकर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा था, लेकिन इनके पार्टिकल के कोलिजन कम होने के वजह से इसका टेम्परेचर 230 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया। तो बढ़ा कितने से? 200 से। कम कितने से हुआ? 230 से। तो फाइनली कितना हुआ? 30 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ। पहले भी तो बताया था जी, फाइनली 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका कम हुआ। तो फिर अलग सिस्टम हो जाएगा, फिर तो कोलिजन होगा नहीं, वही रहेगा, बढ़ेगा। समझ में आया? जब भी आप किसी बीकर को टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो पार्टिकल दूर चले जाएंगे तो कोलिजन कम हो जाएगा, कोलिजन कम हो जाएगा तो एंट्रोपी कम, तो टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर इतना कम हो गया मतलब जाने के वजह से 230 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर देने के वजह से 200 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। 230 कम हुआ, 200 बढ़ा, मतलब ले दे के 30 कम हुआ। तो जब भी आप किसी बर्नर को टेम्परेचर देते हो तो इस कंडीशन में टेम्परेचर कम होता है। ये आपको जवाब तभी देना है जब आपसे एग्जामिनर पूछे। यदि एग्जामिनर नॉर्मल पूछता है तो टेम्परेचर दोगे तो बढ़ेगा ही, लेकिन आप जब लैंग्वेज पढ़ोगे यदि वहाँ पे एंट्रोपी वगैरह यूज करता है वर्ड तो ऐसा भी होता है। समझ गए? आओ तो देखो मैंने क्या सीखा अभी तक। मैंने अभी तक सिर्फ एक चीज सीखा, बताएं क्या? मैंने अभी तक सिर्फ ये सीखा, देखो हेलो, याद रह जाएगा क्या? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यदि ले, मैंने इफ तो बोल ही दिया जी ना, हो गया काम। मैंने बोला यदि डेल्टा जी इक्वल टू 0, मतलब कि अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा, मतलब गिब्स एनर्जी क्या है? 0 है। यदि गिब्स एनर्जी 0 है तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये 0 है तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस। मजा आ गया। डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी। आपको पता नहीं कितने न्यूमेरिकल मिलेंगे इससे, जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन। भयंकर एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलेंगे इस फार्मूले से। एंट्रोपी इक्वल टू होता है एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा टेम्परेचर और एंट्रोपी, जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा टेम्परेचर तो उतना ज्यादा एंट्रोपी। याद रह जाएगा? पक्का याद रह जाएगा? मैं फिर भी एक बार और बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा। देखिए सब लोग देखो, अब ये लास्ट है, इसके बाद आप, इसके बाद कोई थ्योरी नहीं है, ये लास्ट थ्योरी है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यदि डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी 0 है तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस, तो आपका डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी। यूनिट बोल दो जूल पर कैलोरी या सॉरी केल्विन कैलोरी पर कैलोरी। समझ गए?
सारे न्यूमेरिकल आपके यहीं से हो जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट बचा है वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले जो सिखा दिया इनकी थ्योरी देख लो फटाफट। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी का डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बट यदि आपको स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दे, स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दे तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन को नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कैसे कि आपका प्रेशर 1 atm दे दिया, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, और वही मतलब आइडियल कंडीशन एनटीपी में हम लेते हैं ना जी, V/22.4। तो आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखते हो, कांस्टेंट है ना। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड कंडीशन देता है तो ये फार्मूला है, इससे मतलब नहीं है, ये तो वही फार्मूला सेम ही बात है, एक ही चीज है, उसी से आंसर आएगा। चलिए क्या लिखा हुआ, गिब्स एनर्जी, गुब्स नहीं गिब्स है ना। गिब्स एनर्जी इज अ क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। बस maximum amount of work done in the thermodynamic system when the temperature and pressure are kept constant। मतलब कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी दी गई तो हमारी बॉडी मैक्सिमम कितना काम करेगी जो यूजफुल हो, वो होती है गिब्स एनर्जी। देसी स्टाइल में बात की है, आपने अच्छा खाना खा लिया, आपका पेट एकदम फुल हो गया, आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत सारी मिल गई, लेकिन आप उस एनर्जी से किसी को गाली दे रहे हो, किसी को बुराई कर रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, है ना। तो ये वाली एनर्जी गिब्स एनर्जी नहीं है। जो मैं कर रहा हूं ये गिब्स एनर्जी है। हेलो, यूजफुल काम में लगा रहा हूं ना जी, हाँ ठीक है। और सुनो, यदि एंट्रोपी पॉजिटिव है और गिब्स एनर्जी नेगेटिव है तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप काम करेगा। ये आपको एमटीआर करने हैं। इस चैप्टर में पहली बार बोला हूं, मुझे तो रटना है। क्या बोल रही, मास टेम्परेचर गैस कांस्टेंट समझ गए। इसको क्या करना है, एमटीआर करने हैं। क्या, मेरी बात सुनिए, स्पॉन्टेनियस मतलब जो सिस्टम खुद ब खुद काम करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिसमें बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल की जरूरत पड़ेगी, और इक्विलिब्रियम मतलब पता ही नहीं चलेगा, रेस्ट में रहेगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा जी जीरो, तो इक्विलिब्रियम में होगा। यहां से भी आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन मिले होंगे, यदि किए होंगे तो। नहीं मिले तो मतलब किए ही नहीं। क्या ये वाले थे ना, हाँ तो आप कर लेना। ये हो गया गिब्स एनर्जी। चलिए रिलेशन, हाँ ये भयंकर मजेदार क्वेश्चन है जी। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के। के यहाँ पे पता क्या है, कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे के जो है ये है हमारा कांस्टेंट, जो कि होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है के की वैल्यू। कैसे के की वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि रिएक्टेंट आपका 5 मोल है, अब प्रोडक्ट आपका 15 मोल है, तो इसका के हो जाएगा 5 मोलर 15 मोलर, तो इसका के इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब 15 डिवाइड बाई 5। ये है इसका के। चलिए, तो G इक्वल टू -2.303 RT लॉग के, इसको भी MTR करोगे, Ln इक्वल टू -2.303 लॉग बेस 10, तो इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT लॉग के। लॉग के मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब हमने क्या किया, Ln की वैल्यू होती है -2.303 लॉग बेस 10, तो यहाँ पे बेस 10 लिखो ना लिखो बात बराबर, यहाँ भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देख लो, जल्दी पढ़ो फटाफट। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दैट द एंट्रोपी ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। तो क्या इंक्रीज होगा, तो हमेशा क्या इंक्रीज होगा। फिर आइसोलेटेड सिस्टम स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व टूवर्ड थर्मल इक्विलिब्रियम या इरिवर्सिबल ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी यदि बढ़ेगी तो कंटिन्यू वो बढ़ती रहेगी।
नेक्स्ट, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ओनली इन इंक्रीज नेवर डिक्रीज। याद रखो, ये बहुत बार अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा, हैं ये वाला बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, मतलब कि ये जो बल्ब वगैरह होते हैं ना, ये एक्चुअली फिजिक्स का है, जो बल्ब वगैरह में जो वर्क डन होता है ना उनका, वो गिब्स एनर्जी के इक्वल होता है। फिर इसके बाद डेल्टा जी इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्योंकि वर्क डन होता है क्यू इंटू वी, क्यू है चार्ज, वी है पोटेंशियल। फिर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। फिजिक्स नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिर्फ फार्मूला यहाँ पे इसलिए दिए हैं कि इनसे न्यूमेरिकल 1 2 हैं, तो वहाँ से जैसे आएंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करके कर लेंगे। ये एफ होता है फैराडे कांस्टेंट 96500, एफ की वैल्यू होती है, ये भी लिख लेना 96500 एफ की वैल्यू होती है। ई नॉट सेल क्या होता है, तो ई नॉट सेल होता है ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस ई नॉट रिडक्शन। ये हम डिटेल से तब पढ़ेंगे, वैसे थर्ड चैप्टर जो है ना, फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरा यही है, लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन आएगा वहीं हम समझा देंगे कि कैसे ये हुआ, क्वेश्चन में ही समझा देंगे, ठीक है। क्यू इंटू वी मतलब ये एक टाइप का वर्क डन होता है इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी अंदर लाने के लिए जो वर्क डन होता है वही हमारा ये हो जाएगा। तो ये भी गिब्स एनर्जी ही है, मतलब सीधी सी बात है। गिब्स एनर्जी क्या होता है, एक टाइप का काम जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन मिले, वो क्या होता है, गिब्स एनर्जी। एंट्रोपी बढ़िया है, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा। तो अभी क्या किए थे, जब एंट्रोपी हेडिंग अभी है तो अभी तो सिर्फ बताया थे कि क्या पढ़ना है ना। आओ, तो एंट्रोपी क्या होता है, जल्दी पढ़िए। थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर that is unavailable for during useful work। फिर the required amount of energy for increase random movement of the particle, ये होता है क्या, एंट्रोपी। मतलब डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। फिर और एक चीज सुनो, डेल्टा एस स्टेट फंक्शन है, क्योंकि पाथ फंक्शन सिर्फ कौन था, हीट और वर्क पाथ फंक्शन था, ये क्या है, स्टेट फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और डेल्टा एस इक्वल टू होगा वही है क्यू बाई टी लिखा है ना, मतलब कि हीट अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट, चलिए अब जिससे पूछूंगा ना वही बताएंगे। हमारा वाला ज्ञान का काम खत्म हो गया, अब तुम लोगों का काम आएगा। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंट्रोपी, पहला क्या लिखा है, इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स तो डेल्टा एस ऑल्सो इंक्रीज। जैसे मान लीजिए कि किसी सिस्टम में आपके अभी 5 मोल हैं, तो यहाँ पे अभी 5 लोग रैंडम उनमें मूवमेंट्स हो रहा है, यदि यहाँ पे आपने 5 और मिला दिया तो आप 10 लोग घूमेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है, यदि डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 तो एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि मोल ज़्यादा होंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। डेल्टा एन लेस देन 0, मोल यदि 5 से आपने 2 कर दिया तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर यदि डेल्टा, हाँ अब एक चीज़ और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, मतलब कि क्या हो गया, वेपर हो गई, लिक्विड हो गया, मतलब वाटर हो गया, आइस हो गया। तीनों में किसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी? देखो दोनों तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि वेपर के पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे, फिर वाटर के, फिर आइस के, ये भी हो सकता है। दूसरा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर इसका, फिर इसका। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो अंदाजा कि एंट्रोपी किसकी ज़्यादा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यदि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तो बहुत अच्छे से पता चल गया, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। यदि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो घूमने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप दबा दोगे ना तो पार्टिकल पास आ जाएगा, फिर नहीं घूमेगा। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। मिक्सचर एंड क्वांटिटी, यदि आप उसमें कुछ मिक्स कर दोगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, है ना। और एंट्रोपी
अभी इसको छोड़ो, जब न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे। तो एंट्रोपी की कंडीशन हो गई। अब देखो मैं यहां से जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो छवि, पहले वाली क्वेश्चन में एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी? आयरन 100 डिग्री में है, एक 300 डिग्री में है, एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी? गुड, मतलब इस कंडीशन में एंट्रोपी इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, वंश बताइए, CaCO3 को CaO और CO2 में कन्वर्ट कर दिए, एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी? राखी, एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी? क्यों? ये भी लॉजिक अच्छा है, ये भी लॉजिक है। एक और लॉजिक है, पहले सिर्फ 1 मोल थे, अब 2 मोल हो गए, तो मोल भी बढ़ गया, वो भी सही था। दोनों कंडीशन में एंट्रोपी बढ़ेगी। चलो सुहानी, एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी इस वाले में? क्यों? हाँ हाँ, तुमको दिख रहा है सॉलिड है, फिर कैसे बोली सॉलिड है? कैसे पता? अंजलि तुम बताओ। तो एंट्रोपी नो चेंज। तनिषा, बढ़ेगी, क्यों? क्यों कम होगी? हाँ, तो 6 मोल है, तो मोल कम हुए तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तुमको सॉलिड कहाँ से दिख रहा है जी? सॉलिड कहाँ से दिख रहा है? नेक्स्ट, भूमि, इसमें एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, क्यों? क्यों बढ़ेगी? अब तुम पिटोगी, क्यों बढ़ेगी एंट्रोपी? 3 क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ,